आज इस लेक्चर में बात करेंगे स्पेशल केसेस की। राउथ टेबल का जो स्पेशल केसेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपका h⁵ प्लस h⁴ प्लस 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s+5 = 0। थोड़ा गौर से देखिएगा इसको आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेम आपका राउथ टेबल बनाएंगे आप h⁵, h⁴, h⁵, h⁵2, h⁴1, h⁴0। इसमें क्या करेंगे, जो आपका ओड पोजिशन पर है 1 रख देंगे, यहाँ इस 2s³ है तो 2 रख देंगे, ये 3 है 3 रख देंगे। नेक्स्ट में 1 2 5 ये रख दिया हमने। जैसे हम ये निकालेंगे कैलकुलेशन क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 1 2 माइनस 2 1 2 दैट इज 0, तो 0 आ गया। और नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 1, तो क्या हो गया 3 माइनस 5 दैट इज -2। अब इसमें क्या हुआ, पहला एलिमेंट आपका 0 हो गया। अब 0, अब जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू दिस माइनस दिस अपॉन 0, तो ये एक तरह से 0/0 वाली कंडीशन आ गई, तो जो कि अनडिफाइन होता है। अब इस केस में हमें क्या करना है, ये स्पेशल केस हो गया। अब जब भी किसी भी फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट 0 हो जाए, पूरा कंप्लीट होने से पहले, कंप्लीट यहाँ पे आके होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट होने से पहले अगर आपका कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का 0 हो जा रहा है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें सपोज करना है कि दो तरीके सोल्व करने के तरीके होते हैं इसके। मैं आपको देखता हूँ इसमें कैसे कैसे करना है। एक तरीका तो ये होता है कि हम 0 को कुछ माइनर सपोज कर लें, 0 को सपोज कर लें कि दैट इज डेल्टा, उसके बाद कैलकुलेशन कर दें आगे शुरू। या फिर दूसरा तरीका ये होता है, थोड़ा सा इजी भी होता है। केस 1, व्हेन द फर्स्ट ऑफ एनी रो इज 0 and rest of the row is non-zero, here the rest row can not be performed by division by 0 will take place। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा केस आता है कि पहला किसी भी फर्स्ट कॉलम का कोई भी एलिमेंट आपका 0 हो जा रहा है, एक एलिमेंट बस, तो सिर्फ ये वाला, यानी कि ये भी हो गया, सिर्फ ये एक ही, उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको बटा 0 रखते हैं ना, इसको हम हमेशा जब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उस केस को सोल्व कैसे करना हमको, हमें इसमें क्या करना है कि जो s होगा, कि जो हमारी समीकरण है ये वाली, इसमें हम s को 1/z से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या किया हमने, s को रिप्लेस किया 1/z से। केयरफुली देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा केस हो जा रहा है जैसे यहां हुआ तो हमने रोक दिया। नाउ इट इज ए, आप यहाँ थ्योरी लिखोगे, इट इज ए स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस है। इस केस में हमको क्या करना है कि z को 1/s को 1/z रखना है, तो s इज रिप्लेस बाई 1/z। तो जैसे 1/z रखेंगे तो जैसे कि ये s5 था, s⁵ तो 1/z⁵ हो गया, 1/z⁴ हो गया, 2 इंटू 1/z⁴ हो गया, 2 इंटू 1/z⁴ हो गया, 3 इंटू 1/z हो गया, प्लस 5 = 0। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, अब इन सबका जो जेड एलसीएम अगर आप लोगे तो z⁵ आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा आपका 2z², ये हो जाएगा आपका 2z³, ये हो जाएगा आपका 3z⁴ प्लस 5z⁵ मींस ये बनेगा, और नीचे आ जाएगा z⁵ आप इसका एलसीएम सब ले लो z⁵ ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, लेकिन जब सोल्व करोगे तो हैबिट पड़ जाएगी आपको। 2-3 एग्जांपल कराऊंगा तो आसानी से हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर आपकी समीकरण अब ये बन गई, अब नई समीकरण आपकी ये आ गई है, दैट इज 1 + z + 2z² + 2z³ + 3z⁴ + 5z⁵। अब हमें क्या करना है भाई, राउथ टेबल हम क्या कर रहे थे, हाईएस्ट पावर से लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं हम। अब ये जो हाईएस्ट पावर वाला पहले लिख लेते हैं, 5z⁵ प्लस 3z⁴ प्लस 2z³ प्लस 2z² प्लस z प्लस 1 = 0। हमने इस तरह से लिख लिया इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस जेड की राउथ टेबल बनानी है। जो हम एस की बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, अब जो नई टेबल बनाएंगे हम इसकी बनाएंगे। सेम तरीका इसको बनाने का, जो पहले बनाते वही है। हम क्या बस थोड़ा सा इसमें यही हमने किया है कि हमने इसको जेड से रिप्लेस कर दिया और हमें एक नई समीकरण मिल गई है। अब इसी नई समीकरण में हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर रखेंगे। देखिए कैसे, z⁵, z⁴, z⁵, z2, z1 ये लिख दिया हमने सेम। और सेम तरीका है कि जो आपके ओड पोजिशन पर है 5 2 1, देखो 5 2 1, और इवन पोजीशन पे क्या क्या है 3 2 1, 3 2 1, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें इसको कैलकुलेशन करनी है, 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 3, तो ये पहला कॉलम आ गया। दूसरे वाला से क्या करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये आ गया। इसको फिर ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सिमिलर जैसे आप कैलकुलेशन अभी तक करते आ रहे थे
वैसे ही करना है वापस अगेन। और इसको हम, वो टेबल हमारी ये इक्विवेलेंट है, जो वाली हमारी टेबल आ रही थी एस प्लेन वाली, अभी जेड प्लेन वाली टेबल आ गई एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन इट इज सेम। इसका भी हमें कैलकुलेशन क्या करना, +3 से -4/3 हुआ, और -4/3 से +1/2 हुआ, तो यहाँ पे 2 साइन चेंज हुए हैं। तो 2 साइन चेंज होने का मतलब हुआ इसके 2 पोल आपके एस प्लेन के राइट हाफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट सिस्टम इज अनस्टेबल। ये समझ में आया नहीं आया? इसमें कुछ नहीं किया हमने। हमें क्या किया, पहला केस हमारा ये है कि अगर एक भी कॉलम आपका 0 हो जा रहा है, 0 होने पे हमको क्या करना है, वापस जैसे हमने राउथ टेबल निकाली, हमारा एक एलिमेंट 0 हो गया, अब हमें वापस क्या करना, एस को रिप्लेस करना है 1/z से, एक नई समीकरण मिलेगी। अब उस नई समीकरण का ही हमको राउथ टेबल बनाना है, और बाकी चीजें सेम है, कुछ नया नहीं करना। बस ये तब करना है जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कोई भी किसी का भी 0 हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हमें क्या करना है, अब उस कॉलम को, मतलब उसको वापस रिवाइज करना है, और उसको एस को 1/z से रिप्लेस कर देना है। ऑल क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये नया एग्जांपल है, इसकी लीजिए आप, ठीक है। s⁴ + 6s³ + 11s² + 6s + 10 = 0। नाउ सेम है, s⁴ रखिए, 1 11 10 1 11 10 6 6 0। b1 निकाला हमने, 10 निकल के आ गया। b2 निकाला, b1 10 b2 निकल के आया, ये भी हमारा 10 आ गया। c1 निकाला, तो हमारी टेबल बनती चली आ रही है, ठीक है ना। अब हमारा क्या हुआ, c1 0 हो गया। तो अब ये केस हो गया कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी रो इज 0, मींस इसमें ये जो केस था कि इसका सिर्फ एक ये रो है जो पहला एलिमेंट इसका 0 हो गया है, ये वाला था यहाँ पे, ये ठीक है ना, इस वाले में। अब दूसरा केस क्या हो रहा है कि अब देखो इस रो में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, रो ही 0 हो गया। अगर दूसरा एलिमेंट होता, एक एलिमेंट यहाँ भी होता, तो हमारा केस 1 पहुंच जाता। लेकिन अब केस 2 हो गया हमारा। इस केस 2 में क्या हुआ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, क्या सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया गया है कि आपका जो ये केस हुआ, इस केस में क्या हुआ कि सब एलिमेंट अगर 0 हो जाए, मींस अगर यहाँ पे भी क्या होता, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये 0 है ही, तो फिर ये केस हम लागू करते हैं, ठीक है ना। मींस अगर फर्स्ट रो का सिर्फ एक 0 है, मींस इस रो में सिर्फ एक 0 है, तो केस 1 था, जो अभी हमने बस को 1/z रिप्लेस कर दिया। अब जब ऐसे हो रहा है तब क्या करना है, उसको देखिए। ये केस 2 है कि आपका केस 2 में द ऑल एलिमेंट्स ऑफ, तो जब इस केस में आपका एक एलिमेंट 0 हो जाता है, तब हमें करना क्या है, ये दैट इज केस 2। अब इसमें क्या करना है हमको कि जब सारे एलिमेंट 0 हो गए केस 2 में, किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए, जैसे हमारा क्या हुआ, अब ये वाली रो हमारी 0 हो गई, ये वाली s⁴ वाली 0 हो गई, तो हमें क्या करना है, जो इससे ऊपर वाली रो होगी, जस्ट ऊपर वाली, ठीक है ना, इसकी हेल्प से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। वो क्या होगी कि जो ये पहला रो का कोफिशिएंट है, दैट इज 10, इसको हम लिख देंगे 10s², 10s² प्लस s प्लस 10। मींस हमें क्या करना, देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम देखा था जब कि जैसे s⁴ के हमने अल्टरनेट लिखे थे, यहाँ पे ये भी अल्टरनेट लिखे थे, तो इस तरह से हमें क्या करना, 10s², उसके बाद s का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, फिर होगा s⁴ का कोफिशिएंट, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 10। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी हमारी, as इक्वल टू 10 ऑफ s² प्लस 10। मींस जो भी रो हमारी 0 हो जा रही है, जैसे ये रो 0 हो गई, तो इस रो 0 होने वाली रो के जो जस्ट ऊपर वाली रो होती है, उसकी हेल्प से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, दैट विल बी 10, इसका कोफिशिएंट जो आएगा यहाँ पे 10s² प्लस ये जो होगा, ये जैसे s² हो गया, अब इस s² के बाद क्या आता है, s⁴ आना चाहिए, वो उसको छोड़ देंगे हम, फिर 1 के बाद 0 आ जाएगा, तो उसके तो 10s⁴, दैट इज 10, तो दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होगा, d ऑफ ds as, मींस s के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन अगर आपको पता होगा, जो s² का डिफरेंशिएशन हो क्या होगा, 2 ऑफ s,
जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर आप लोगों को याद होगा मैथ वाला कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आपको। जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी जीरो, और एस स्क्वायर का जो होगा दैट इज 2s। तो 2 इंटू 10 20s, तो जो डिफरेंशिएशन आ गया दैट इज 20s। अब हमें क्या करना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली। देखो कुछ नहीं करना, जैसे ही आपका फर्स्ट कोई भी रो, पूरी रो आपकी जीरो हो जा रही है, उस केस में हमको रोक देना है वहीं पे। हमारा डॉट टेबल है, हमें क्या करना कि जो उससे ऊपर वाली टेबल, उससे ऊपर वाली रो है, उसकी हेल्प से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके हमें कोफिशिएंट वहां पे रखने हैं। देख कैसे, अब जो जीरो हो रहा था ना, ये वाला, ये जीरो हो गया था हमारा। ये जीरो में जो भी यहाँ पे एस का कोफिशिएंट आ रहा है हमारा, ठीक है ना, तो वो कोफिशिएंट हमें यहाँ रखने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रखा हमने, इससे क्या आया था, ये आपका 20 आ गया, इसका कोफिशिएंट यहाँ 20 रख देंगे, जीरो ने हटा के 20 रख देंगे। अब हमने दोबारा टेबल बनाई, इसको हमने 20 कर दिया। ठीक है, अब ए एन निकाल लेंगे, ए एन विल बी 10। तो दैट इज, ये केस 2 था हमारा। जब इस केस 1 क्या था कि आपका कोई एक एलिमेंट जीरो हो जा रहा है, और कोई एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो पूरी समीकरण को एस टू द पावर 1/z से रिप्लेस कर दो। केस 2 ये है कि अगर आपकी पूरी रो जीरो हो जा रही है, तो उससे जस्ट ऊपर वाली रो की हेल्प से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो गुणांक आएंगे, उनकी हेल्प से आप उस वाली रो के जो जीरो हो रही थी उसको वहां रख देंगे, और दैट विल बी द नो, जीरो को रिप्लेस कर देंगे उनके कोफिशिएंट से। बस बाकी राउट टेबल आपकी सेम है, फिर फंडामेंटल सेम है। अगर साइन आपके सबके सेम है, तो साइन सेम होने से क्या है, ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। देखिए, दैट इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, द सिस्टम इज स्टेबल। तो सिस्टम हमारा स्टेबल हो गया, दैट इज केस 2। तो ये स्पेशल केसेस है। अब कुछ एग्जांपल हम करते हैं वापस। ये राउट टेबल आपको अच्छे से आ गई होगी बनानी, कैसे बनाते हैं। अगर आपको दो केस स्पेशल आते हैं कुछ, उनको मैं कैसे हैंडल करना आपको। तो अब आप ये फटाफट एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। एस टू द पावर 6 प्लस 3 एस टू द पावर 5 प्लस 5 एस टू द पावर 4 प्लस 9 एस क्यूब प्लस 8 एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 4 इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए अपने आप ही। ये एकदम फ्रेश एग्जांपल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगी इसमें आपकी। अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे तो आराम से हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 5 3 जा 15 माइनस 9 अपॉन 3। तो 5 3 जा 15 माइनस 9 दैट इज 6 बाय 3 बाय 2, दैट इज b1 इज 2। एक कैलकुलेशन आप साइड में करते रहिए ऐसे, b1 इज 2, b2 इज 6, b3 इज 4 रख दीजिए। ठीक है ना, ऐसे c1 c2 निकालिए, c1 इज 0, c2 इज 0। अब हमारा क्या हुआ कि ये जैसे हम आगे गए, यहाँ पे आगे हमने देखा कि c1 भी 0, c2 भी 0। अब क्या करेंगे, अब तो पूरी रो 0 हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाली जो रो है उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि जो पहला कोफिशिएंट है 2, इसे लिखेंगे हम 2s टू द पावर 4, 2s टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4। मीन्स मैंने क्या कहा था, एक एक पावर छोड़ देनी है। 4 के बाद 3 नहीं आएगी, पावर 2 आएगी। जैसे है ना, ये ऐसे करके अगर हम s टू द पावर 4 के बाद s टू द पावर 3 आना चाहिए, 3 स्किप कर देंगे यहाँ पे हम। तो 2s टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ये आपका a ऑफ s मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, 2s टू द पावर 4। जैसे ये एलिमेंट आपके जीरो हो गए, तो जोन सी रो जीरो हो गई पूरी की पूरी, उस रो के जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसकी हेल्प से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, 2s टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4। अब इसे क्या करेंगे हम, वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो 8s क्यूब आ जाएगा प्लस 2 6 12s, और ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आ गया, 8s क्यूब 12s। अब ये जो दो जीरो आई थी वो क्या क्या हो जाएंगे, अब एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। 8 और 12, 8 और 12 से रिप्लेस कर देंगे, ये निकल आएगा d1। फिर ये निकाल लेंगे हम, d1 3 आ गया, d2 सेम तरीका है, 8 इंटू 6 माइनस 24 अपॉन 8 दैट इज 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 8, ये वाला आ गया, दैट इज 4। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकल आ जाएंगी ऐसे ही 2। तब हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरी समीकरण में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज ए सिस्टम इज स्टेबल। तो इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाला अपने आप ही ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने समझा दिया, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो प्लीज आस्क, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, s टू द पावर 6 प्लस 2s टू द पावर 5 प्लस 8s टू द पावर 4 प्लस 12s क्यूब
प्लस 20s² प्लस 16s प्लस 16 इक्वल टू 0। नाउ इसको आप समीकरण सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते चले जाएंगे और देखेंगे हम कि हमारी जो थर्ड रो है ये 0 हो गई, ये वाली रो 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर वाली रो है इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, कोई बच्चा बताएगा? ओके, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा 8s³ प्लस 12s। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएंगे 8 और 24, देखिए 8 और 24, बाकी कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि दो देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, देन दैट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। नाउ अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन न दी हो, ऐसे सिस्टम दे दिया हो कि यूजिंग राउथ क्राइटेरिया फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन फिगर, मींस इस वाले फिगर के, इस वाले सिस्टम का हमको राउथ क्राइटेरिया यूज करके स्टेबिलिटी पता करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। आपको अच्छे से बता चुका हूं मैं ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे हम। तो ये क्या हो गया हमारा जीएस, ये क्या है हमारा जीएस, और ये क्या है हमारा एचएस। तो एचएस कितना है यहाँ पे 1 और जीएस है ये। तो अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस। तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये वाला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला आपको बता रखा है यहाँ पे। जो फार्मूला हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा ये होगा जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस, ठीक है। जीएस की वैल्यू ये है, एचएस की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन हमारा निकल के आ गया, ये रहा, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ गया तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, h² प्लस 10s प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो h², अभी इसको हम राउथ क्राइटेरिया यूज करके इसकी टेबल निकालेंगे। ये आ गया, दैट इज नो साइन चेंज, द सिस्टम इज स्टेबल। ये थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, हमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया हमारा। अभी तक तो क्या था, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई थी, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है और ये मैं आपको निकालने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं आती तो आप पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, अगर तब भी नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ अनदर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है आपका, इसको आप देखिए, इसको वापस प्रॉपर्टी इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जांपल्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कर सके। अब इसमें सारे कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करते जाइए। अब केस फिर वही बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला। इसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे 2s⁴ प्लस 4s² प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वेशन 0 लिखेंगे हम, a ऑफ s लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा, इसके कोएफिशिएंट यहाँ लिख देंगे। अब क्या हुआ, इसके एलिमेंट फिर से यहाँ पे 0 हो गए, ठीक है। इसमें दो बार 0 हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया इसमें। क्या हुआ था, पहले यहाँ 0 हुआ था हमारा एक बार, फिर से हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, या 4 and 4 लिखा, तो 4 and 4 आ गया। अब हमने जब से E1 और E2 निकाले तो अगेन ये 0 आ गए, E1 E2। अगेन हमें इसका क्या करना है, फिर से वही काम करना है। तो इसका जो ऊपर वाला होगा उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, 2h² प्लस 2, उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर आएगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो चाहे जितनी बार 0 हो जाए सेम फंडामेंटल है, ठीक है। द गेन इज केप्ट टर्म्स के, ये आपका ओके, ये आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो अब ये हमारा पूरा राउथ क्राइटेरिया था कि कैसे कैसे इसको हम राउथ क्राइटेरिया की हेल्प से कैसे कैसे किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस मैंने बताए आपको, जो स्पेशल केसेस आपको बताए हैं उसमें पहला केस था कि आपका अगर आपकी कोई 0 जा रही है, दूसरा आपका दूसरा था बताया था क्या था कि अगर पूरी रो 0 हो जाए, या तो एक ही को आइटम 0 हो जाएगा, अगर एक ही फर्स्ट रो का पहला, किसी भी रो का पहला कॉलम पहला एलिमेंट 0 हो जा रहा है तो इसको 1/z से रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन जो बनेगी उसको वापस वैसे कर लेंगे। और दूसरा आपका ये तरीका है, ठीक है, अगर पूरा हो जा रहा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी सब चीज सेम कीजिए। तो जो एग्जांपल्स मैंने बताए इनको आप रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, समझिए क्या होता है ये, ठीक है। नाउ दैट वर ऑल अबाउट द राउथ क्राइटेरिया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब उसके कुछ वो पढ़ते हैं कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ राउथ क्राइटेरिया, तो राउथ क्राइटेरिया क्या लाभ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो इसका फायदा क्या है कि इट इज ए सिंपल एल्जेब्रिक मेथड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज्ड लूप विदाउट सॉल्विंग द रूट्स ऑफ हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मींस इसका फायदा ये है कि सबसे बड़ा फायदा है कि ये सबसे आसान गणितीय मेथड है, गणित का मेथड है, गणित का तरीका है, गणित का यूज करने का, जिसमें हम बिना रूट निकाले, जैसे कि मान लिया छोटा सिस्टम है आपका, जैसे कि अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन दे दिया आपको, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये वाली।
अभी क्या इसका रूट निकालना इतना आसान है? h⁴ से दे दिया, मान लो h⁴ दिया, तो क्या होता है कि इसमें रूट निकालना काफी टफ हो जाता है। तो हमें क्या करना था, रूट पता है कि हमें रूट, हम अगर हमें चल गया पता, तो रूट से हम पता करते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है नहीं है। लेकिन राउथ का फायदा क्या होता है कि बिना रूट निकाले हम इस तरीके से इसको स्टेबिलिटी का पता कर लेते हैं कि ये स्टेबल है सिस्टम या नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। नाउ सेकंड फायदा क्या है? इट इज टेडिडियस और टाइम कंज्यूमिंग। तो ये इट इज नॉट टाइम, मतलब ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये इजीली है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जल्दी आपकी जस्ट जो राउस टेबल थोड़ी सी फटाफट बनाओ और आराम से निकल देता है, ठीक है ना। ये इट प्रोग्रेस सिमेट्रिकली, सिस्टमेटिकली, मींस जो ये काम करता है सिस्टम में काम करता है, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी हो रहा है। तो जो प्रोग्रेस करता है वन बाय स्टेप बाय स्टेप, ये सिस्टमेटिकली होता है। मींस पहले आपको B1 B2 निकालना है, तभी आप C1 C2 निकाल पाएंगे। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है, मेथड है किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी पता करने के लिए। तो एब्सोल्यूट स्टेबल होता है कि वो इंडिविजुअल पता कर रहे हैं हम, रिलेटिव मींस कि सिस्टम से कंपेयर करके निकाल लें अगर हम। इट कैन डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर द स्टेबिलिटी ऑपरेशन। अब इस जैसे कि अभी तो स्किप किया मैंने, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया था वो, इसलिए कि अब किसी भी सिस्टम का गेन को पता करने में भी ये मेथड काफी हेल्पफुल होता है। तो ये इसके फायदे हैं। अब नुकसान क्या है इसमें, दिखते क्या है? तो इट इज वैलिड ओनली फॉर द रियल कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एनी कोफिशिएंट दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर और कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल फैक्टर द टेस्ट फेल। मींस ये दिक्कत क्या आती है कि अगर ये कोफिशिएंट जैसे कि 6s², 7s², 7s, ये ऐसा कुछ करके रियल नंबर में आ रहे हैं, तो 6, 7, 5 ऐसे करके अगर ऐसे कोफिशिएंट है तो ये मेथड वैलिड है। लेकिन अगर वो जो कोफिशिएंट है 6+j अगर आ जाता है, जे आ जाता है उसमें, आई आ जाता है, मींस वो नंबर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो या फिर एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट हम लेते हैं, तो ये किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को पता नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम की स्टेबिलिटी पता करता है, नॉन लीनियर सिस्टम की स्टेबिलिटी ये पता नहीं कर सकता। तीसरा, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स इज नॉट नोन। इसमें क्या होता है, हमें ये तो पता होता है सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, लेकिन पोल्स कहाँ पर है, ठीक है ना, पोल्स कहां पर है, तो उसकी पोजीशन हमें इसमें निकाल नहीं सकते हम इसके तरीके से। हमें तो पता लगा सिस्टम हमारा स्टेबल है, मींस वो रो से हम पता कर देंगे, लेकिन हमारे अब भाई जो लोकेशन है पोल्स की वो नहीं पता कर पाएंगे इसमें। एक तरीके इसकी ये भी कमी है। ओनली आइडिया इज ऑब्टेन्ड अबाउट द स्टेबिलिटी। ए मेथड टू स्टेबलाइज द सिस्टम इज नॉट सजेस्टेड। मींस इसमें क्या होता है कि हम ये तो पता कर देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो गया तो हम इसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें मेथड सजेशन नहीं होता है। तो ये था आपका इसके नुकसान, ये इसके फायदे। तो फायदों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नुकसान को भी ले लीजिए, ठीक है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राउथ क्राइटेरिया। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है स्टेबिलिटी वाला। कोई डाउट हो किसी तरह का तो अब आप पूछ सकते हैं।